देखें, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है अब मतलब तो वो डिपेंडेंट और रिलेशन जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये है कि अगर कोई एक इवेंट हो जाए, कोई एक इवेंट, हम अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हम पढ़ रहे थे किसी के होने के बाद, किसी इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी इवेंट के होने के बाद उसके किसी और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो कहते हैं सॉरी, ए और बी तब इंडिपेंडेंट होंगे जब ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, या ए के बिना हुए बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही आएगी। मतलब अगर ये इवेंट हो भी जाए तब भी बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर, जो पहले आ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और जो अब आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो बिल्कुल सेम है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्या बोला मैंने? समझाना जरा मुझे, समझाओ जरा मुझे, इसका मतलब समझाओ। ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी और बी की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आपस में, मतलब ए के हो जाने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर, जो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा था वही ए के होने के बाद भी आ रहा है। समझ रहे हो? मैंने ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी निकाली और नॉर्मली बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? तो मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है। ए और बी, समझ रहे हो? ए और बी इंडिपेंडेंट का अर्थ है कि ए इवेंट कह रहा है कि बी इवेंट तू हो जा या तू मत हो, मेरी प्रोबेबिलिटी पे उससे कोई असर, मैं और मेरी प्रोबेबिलिटी तुझसे क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? तुझसे क्या है? अच्छा, अब ये कंडीशन होती है जिसको हमारी धृति दीदी बोलने का प्रयास कर रही है। सुनिएगा ध्यान से आगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी? क्या ये दोनों एक ही बात है? अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल बी की प्रोबेबिलिटी सेम है, और उल्टा भी सही है, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी पे भी कोई असर, ए की प्रोबेबिलिटी जितनी पहले थी उतनी बी के होने के बाद भी उतनी ही है। समझ पा रहे हो? ये दोनों बातें ट्रू हैं, क्योंकि एमसीक्यू पेपर आता है तो अगर मैं आपको ना बताऊं कि इंडिपेंडेंट इवेंट अर्थात ये एक बार पेपर में ऐसा आ गया था, हम वैसे तो मैथ का बोर्ड का पेपर सिर्फ 20 नंबर का ना काबिले तारीफ आता है, ऐसा कि कर ही ना पाओ अगर पता ना हो तो। 60 नंबर का पेपर प्रिडिक्टेड आता है, 20 नंबर लाने में घिस जाता है दिमाग पूरा, 60 से ऊपर, 80 से ऊपर, 100 में से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन उस 20 नंबर में आते हैं जो मुश्किल होते हैं कि आपको बोला टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ये दोनों इक्वल है, ऐसा बता दिया। वो कहना चाहता था ए और बी इंडिपेंडेंट है, तू भाई ऐसे बोल दे, नहीं बोलेगा, ऐसे बताएगा, ऐसे बताएगा, फिर तुम्हारी जान खाएगा कि तुम ऐसे तो गैस नहीं करने वाले कि कर लोगे। अब तो शायद कर लो, पर पहले इसको देख के एकदम से गैस कर जाना, अच्छा इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, मुश्किल हो जाता है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब नहीं पता। ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ऐसा नहीं है। ऐसा ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा है। या बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा है। ये बात है दोनों भैया। और बताने का रीजन मेरा ये भी एमसीक्यू में आता है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या नॉट ट्रू, तो ये दोनों सच हैं। अब इन दोनों से मिलकर आता है एक फॉर्मूला, क्या आता है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का फॉर्मूला। आप किसी भी एक को ओपन कर दो, किसी भी एक को ओपन करो, ऊपर कर दे, ओपन करते हैं, P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ B बाय A। इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, क्या होता है,
अपॉन पी ऑफ, इसको इधर ले आओ, यही था ना फॉर्मूला इसका, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा इसके बाद, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू, ये वो तरीका रूल है जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट से निकल के आया है कि अगर कभी जिंदगी में तुम्हें चेक करना हो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की निकालो और बी की निकालो, अगर ए और बी की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ जाए मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, वरना ए और बी इंडिपेंडेंट। द सिंपल रूल ऑफ चेकिंग whether two events are independent or not. The basic logic behind independent events is this only, कि probability बदलती नहीं है किसी और के हो जाने से। ठीक है भाई, तो ये है वो फॉर्मूला जिसपे हम डील करेंगे कि अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, तो मतलब काम हो गया। अब जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे उस क्वेश्चन को पढ़ेगा एक बच्चा, सात्विक शर्मा, तेज आवाज में पढ़ेगा, आप लोग सुनना, शीट मत देखना, बोलो बेटा जल्दी बोलो। A dice roll is the event, the number appearing is the multiple of 3. अच्छा, एक डाई थ्रो किया गया है सर, एक डाई थ्रो किया गया है और क्या बोला गया है, द नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, एक ही डाई थ्रो किया गया, तो एक इवेंट का नाम दिया है क्या उसने, ई, और वो ई इवेंट क्या है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, अच्छा आगे, नंबर इज इवन, ये कौन सा इवेंट है, एफ, नंबर इवन है और नंबर 3 का मल्टीपल है, बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, आपने एक डाई थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस तो यही आएगा ना, हाँ ना बोलो। अब सबसे पहले मुझे निकालना चाहिए ई के फेवरेबल आउटकम क्या है, ई के, ई वाले इवेंट मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है, ये बताना जरा, तो ई के फेवरेबल आउटकम आ गए एफ, बताओ, नंबर इज इवन, इवन 2 4 सही है, हाँ ना बोलो। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना चाहूं, निकालना पड़ेगा मुझे, दोनों में कॉमन क्या है, 6, सही है। तो अब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, ई की प्रोबेबिलिटी, टोटल फेवरेबल आउटकम ई के 2, यहां पे टोटल, तो फेवरेबल 2 है, टोटल 6 है, क्या आ गया 1/, सीख पा रहे हो, पेन तो नहीं चला रहे ना, भारी क्वेश्चन आएगा तुम पेन चलाओगे तब आंसर आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/6 यानी 1/, सही है। अब इस तरफ मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/, क्या क्लियरली ऐसा दिख रहा है आपको कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/, इक्वल आ रहे हैं क्या, इसका मतलब E एंड F आर, तो लास्ट में कंक्लूजन आता है E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इसके नंबर मिल जाते हैं। फर्स्ट डिक्लेयर करना होता है चेक करके। ये जो सबसे पहले मैंने देखा, एक कॉइन, एक डाई थ्रो किया गया, टोटल सैंपल स्पेस, पहले इवेंट के फेवरेबल, दूसरे के इंटरसेक्शन के फेवरेबल, तीनों की प्रोबेबिलिटी, इसके नंबर होते हैं, तो कुछ भी डायरेक्ट मत करना। एंड अनबाइस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार थ्रो किया गया डाइस को, अब 2 बार डाई थ्रो करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 करके ऐसे 36 आउटकम बनते हैं। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो, कह रहा है ऑड ऑन द फर्स्ट रो, फर्स्ट थ्रो आना चाहिए, फर्स्ट थ्रो लिखा है क्या, फर्स्ट थ्रो, तो पहले थ्रो पे ऑड आए, पहले थ्रो पे, सोचो यार अगर तुम 2 डाई थ्रो कर रहे हो और ये कह रहा है पहले थ्रो पे क्या है,
पहले थ्रो पे क्या है, तो सोच के बताओ पहले थ्रो पे ऑड का क्या केस बनता है, क्या क्या बनेगा पहले थ्रो पे, क्या क्या आ सकता है 1 3। अच्छा, और बी इवेंट क्या कह रहा है, ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो। अच्छा, अब अगर मैं इसको सोचूं ऐसे कि पहले थ्रो पे ऑड आए, इसके कितने आउटकम बनेंगे, 18 बनेंगे, कितने बनेंगे बताओ, पहले थ्रो पे ऑड आना चाहिए, बाकी सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। 1 1 1 2 1 3, ऐसा ही होगा। फिर 3 1 3 2, और ऐसे 5 के साथ भी होगा, 5 1, कितने हो गए, 18 आउटकम बनेंगे ऐसे। अब सोचने की बात है कि अगर ये 18 आउटकम है, कितने हैं 18 आउटकम्स, 18 आउटकम है अगर ये, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं एक ही निकालूं तो निकाल लूंगा, कितनी आएगी, टोटल 36 केस होते हैं, टोटल 36 केस है, फेवरेबल 18 है, तो 18 वाई। ऐसे ही वो कह रहा है मुझसे ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो, दूसरे थ्रो पर ऑड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इसके लिए कितने केस बनेंगे, लेकिन वो ये तो नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, ऐसा नहीं है दीदी, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3, और ऐसे ही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, और लास्ट सेट होगा 1 5 2 5 3 5। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को लगता है ऐसा कि ये टोटल 36 आउटकम है, उनमें से आधे इधर आधे उधर, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, इनमें बहुत सारे कॉमन है। तो यहां पर मैंने दूसरे वाले डाई को ऑड रखा, पहले वाले पे सारे नंबर आने दिए, वहां पर मैंने पहले वाले डाई को ऑड रखा, दूसरे पे सारे नंबर आने दिए। ये तमीज से बनाओगे तब इंटरसेक्शन निकाल पाओगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ए बी के साथ इंटरसेक्शन तो चाहिए। अब इंटरसेक्शन लिखा मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस क्या होगा, कॉमन। भाई सोचो सोचो सोचो, ये कह रहा है पहले पे ऑड, ये कह रहा है इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों सच हो रहे हो, पहले पे भी ऑड और 1 1 1 3 3 1, और कोई ऐसा केस नहीं बनेगा, और कोई ऐसा केस नहीं बनेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो कटिंग करके मैच वाले गिन लो। असली तरीका ये नहीं होता कि आप देखो अच्छा यहां भी 1 5 है, यहां भी 1 5 है, एक हो गया, ऐसे नहीं होता। असली तरीका होता है आप ए को रीड करो, बी को रीड करो, और सोचो ऐसे कितने केस होंगे जिनमें दोनों सच हो रहे होंगे, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन वाले केस, जहां पहला ऑड हो दूसरा भी ऑड हो। तो ऐसे केस मन से बनाओ, पहला भी ऑड दूसरा भी ऑड, पहले पे आ सकता है 1 3 5, दूसरे भी, तो पहले में 1 फिक्स कर दिया, फिर दूसरे में 1 3 5, फिर पहले में 3 फिक्स कर दिया, फिर दूसरे में 1 3 5, ऐसे करके बना लो 9 केस। कितने? अब भाई आपके पास बी इवेंट के फेवरेबल आ गए, ए के आ गए, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18 बाय यानी 1 बाय, बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अगेन 18 बाय 36 यानी, और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की निकाल रहा हूं तो 9 बाय 36 यानी, अभी तो क्लियरली विजिबल है क्या, P ऑफ A इंटू P ऑफ B 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू P ऑफ इंटरसेक्शन B, यानी कि यहां पर भी कंक्लूड कर सकते हैं ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी को इंडिपेंडेंट घोषित करना यहां भी आसान था, क्योंकि जब डाई वाले क्वेश्चन आएंगे, कॉइन वाले आएंगे, इजी होगा, पास से कर रहे हैं, उठा लेता है बच्चा, सैंपल से बना लेता है बच्चा। लेकिन जब क्वेश्चन
थोड़ा सा अलग आता है, अर्थात क्वेश्चन उठाते हैं, कह रहा है प्रूव दैट ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कह रहा है अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रूव करो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है। गिवन क्या है? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसमें प्रूफ भी अलग गया, बताओ। और टू प्रूफ क्या है? कि ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एफ डैश क्या होता है। ये प्रूफ करना है मुझे। ये इंडिपेंडेंट है, आई हैव टू प्रूव ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो ध्यान से सुनो, ई और एफ डैश क्या है बताए किसी को? ई तो ई इवेंट ही है, एफ भी एफ है, लेकिन एफ डैश का मतलब होता है एफ का उल्टा। एफ डैश का मतलब होता है एफ का, अगर एफ का मतलब है कि इवन नंबर आए तो एफ डैश मतलब इवन नंबर ना आए। एफ का मतलब है प्राइम नंबर है तो एफ डैश का मतलब है प्राइम नंबर। एफ का मतलब है सम 10 से छोटा होना चाहिए तो एफ डैश का मतलब सम 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी इवेंट पर डैश लगने का अर्थ होता है उसका उल्टा, उसका। अब ये बात हमने कक्षा 10वीं में पढ़ी थी कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है मुझे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस पी ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एफ डैश। ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। रूल सुन लो, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है, अगर होने की दी हो तो 1 माइनस करके ना होने की निकल जाती है, अगर ना होने की दी हो तो 1 में से माइनस करके होने की निकल जाती है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है, आप दूसरी निकालना चाहते हो तो 1 में से माइनस कर दो। 1 में से किसी के होने की पता है, ना होने की निकालनी है तो जो पता है उसको 1 में से माइनस करो, दूसरी वाली आ जाएगी। तो अब मुझे ये बात क्लियर है कि 1 माइनस किसी के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू उसके, ये मैं कहीं भी यूज करूंगा इसको। अब यहां पे आ जाते हैं, गिवन क्या था? ई और एफ क्या है? अगर वो इंडिपेंडेंट है तो मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ई है ना, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, बोलो, इंटू पी ऑफ एफ को लिख सकता हूं 1 माइनस, अच्छा अंदर ले जाओ, पी ऑफ ई माइनस लिखा है 2 balls are drawn at random with replacement, sheet 1, 2 balls are drawn at replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। 10 ब्लैक बॉल है प्लस 8 रेड बॉल्स हैं, और कितनी बॉल निकाली गई? 2 बॉल एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब पहले एक बॉल निकाली उसको फिर वापस रख दिया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाली और बाहर रख दी, अंदर वापस से प्लेस नहीं करी। तो यहां पर हो गया रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 बॉल निकाली गई हैं एक ऐसे बैग में से जिसके अंदर 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पार्ट, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। और थर्ड केस, one of them is black and the other is red। अब इस बात को प्रेम पूर्वक समझना बहुत ध्यान से।
ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक के बाद एक इवेंट होता है, पहले एक बॉल निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, पूरा इवेंट दो छोटे इवेंट्स को मिला के बना है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्या क्या पॉसिबल है। तो मैंने कहा अगर आप दो बॉल निकाल रहे हो और गुच्छे के अंदर रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, तो पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड, और दोनों ब्लैक, मेरे हिसाब से 4 केस बनते हैं। कितने? पर ये दो इवेंट अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग। समझ रहे हो क्या है? अलग अलग केस हैं, दो इवेंट। अब यार मैं देख पा रहा हूं अब यहां पे बहुत ध्यान से कि बोथ बॉल आर रेड। पहला मैंने पार्ट उठाया, बोथ बॉल आर रेड, तो मैंने कहा चलो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, पहली बॉल निकालोगे, टोटल बॉल कितनी है? कितनी? 18। कितनी? टोटल बॉल 18 है और लाल बॉल कितनी है? 8। तो पहली लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट रेड बॉल क्या? 8 बाय, आपने वो लाल बॉल निकाली, देखा लाल है और वापस रख दी। रिप्लेस करना है क्वेश्चन में वो। अब आप निकालोगे सेकंड रेड बॉल, ऐसा ही है। तो दूसरी बॉल निकालनी है तो दोबारा से टोटल बॉल 18 हो गई, क्योंकि वो बॉल मैंने वापस रख दी थी। तो अभी भी लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्यों 8 बाय 18? अब यार ये पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे की है, मुझे तो दोनों बॉल निकालनी है। क्या करनी है? तो अब ये रूल सीखो आज पहले बार। ध्यान सीखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड के लिए पहली भी लाल होनी चाहिए, दूसरी भी लाल होनी चाहिए, तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? ये पहली बार सिखा रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या क्या कहते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ। इसमें अगर दो इवेंट दे रखे हैं जो एक के बाद एक होने वाले हैं, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड इंडिपेंडेंट है। तो आप जब चाहते हो कि दोनों एक साथ हो, आप जो चाहते हो दोनों, तो आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ रेड के लिए क्या हो जाएगा? 8 बाय 18, पहली लाल और फिर दूसरी भी लाल। नहीं आया? टोटल आंसर क्या आएगा? कटिंग कर लोगे आप जो भी है।